पेपर नंबर थ्योरी के इस वाले लेक्चर में हम यूनिट सेकंड शुरू करने वाले हैं और यूनिट सेकंड का जो पहला टॉपिक है वो है द्विघात पारस्परिकता नियम, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। ये नियम जो है वो गाउस ने दिया था और इस नियम का यूज़ जो है हम द्विघात सर्वांग समता का हल जो है एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये देखने के लिए करते हैं। इसका मतलब इस वाली यूनिट में जो है हम अधिकतर क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है उसको पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले सेमेस्टर में हमने जो है रेखिक सर्वांग समता को डिटेल में पढ़ा था, जो AX कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो N टाइप की जो होती थी उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है हम जो द्विघात सर्वांग समता है उसको पढ़ेंगे। तो द्विघात पारस्परिकता नियम जो है वो थोड़ा बाद में आएगा, उससे पहले जो है हम कुछ बेसिक डिटेल पढ़ लेते हैं जो कि क्या है द्विघात सर्वांग समता से रिलेटेड है। तो पहले जो है हम ये पढ़ रहे हैं, हमने एक द्विघात सर्वांग समता समीकरण जो है वो ली है। इसमें हमने जो द्विघात समीकरण ली है वो जो मानक द्विघात समीकरण जो हमारी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है AX + B + C, ये वाली हमने मानक द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली और इसको कॉन्ग्रुएंट के फॉर्म में हमने किस फॉर्म में लिया है, ये हमारी इक्वेशन है, कॉन्ग्रुएंट है 0 के और मॉड्यूलो में हमने P लिया है। ये हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात सर्वांग समता की, स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास मॉड्यूलो में क्या है P है और P यहाँ पे क्या है विषम अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑड प्राइम नंबर है। और इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कॉन्ग्रुएंट में आगे क्या है 0 है। ये सारा डेरिवेशन जो है हम क्यों कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये देखने के लिए कर रहे हैं। तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे ताकि चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, AX + B, AX² + BX + C कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो P। P एक विषम अभाज्य संख्या है और ये P के पास दो प्रॉपर्टी है, एक तो ये ऑड प्राइम नंबर है और दूसरी बात जो A है जो क्या है x² का कोफिशिएंट है, गुणांक है, उस A के साथ P का GCD क्या है 1 है। यानी कि आप ये कह लो कि A का P के साथ GCD 1 है या फिर A कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो P करो तो ये कभी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी A जो है इनकॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो P है। क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब P डिवाइड करेगा A - 0 को, यानी P डिवाइड करेगा A को, तो A और P का GCD 1 नहीं रह सकता। हमने क्या लिया है, A और P का GCD 1 है। तो इस वाले इक्वेशन में आप जो P लोगे उसके पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो विषम अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उसका जो x² का गुणांक है A उसके साथ GCD क्या होना चाहिए P का 1। तो ऐसी इक्वेशन हमने ले ली और हमने इस इक्वेशन को लिख लिया AX² + BX + C कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो P। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कॉन्ग्रुएंस को दोनों तरफ 4 × A से गुणा कर लेते हैं और हम कर भी सकते हैं। हमने पढ़ा था यदि A कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो N है तो हम क्या कर सकते हैं, C × A कॉन्ग्रुएंट B × C मॉड्यूलो N, यानी हम किसी भी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को दोनों तरफ किसी इंटीजर से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले कॉन्ग्रुएंट रिलेशन जो 1 वाला है इसको दोनों तरफ 4 × A से गुणा करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे 4 × A का P के साथ GCD 1 है तो हम यहाँ पे गुणा इजीली कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 4A का P के साथ GCD 1 है, क्योंकि आप यहाँ देखो जब 4A को गुणा कर दिया दोनों तरफ तो ये इक्वेशन बनेगी। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 4A को दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि 4A का P के साथ GCD 1 है तो मॉड्यूलो में P रहेगा। ये हमने पढ़ा था कि अगर हम दोनों तरफ से किसी कॉमन फैक्टर C को कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो हमें मॉड्यूलो में क्या हो जाता है, P की जगह GCD ऑफ जो आपका A और GCD ऑफ जिसको आप कैंसिल आउट कर रहे हो और P का जिसके साथ GCD है वो डिवाइडेशन में आ जाता है, लेकिन GCD 1 है तो हम दोनों तरफ से इजीली 4A को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, समझने वाली बात इतनी सी है कि हमारा जो रिलेशन था कॉन्ग्रुएंस वाला उसको हमने दोनों तरफ 4A से गुणा कर दिया। तो अब जो इक्वेशन बन गई है वो ये वाली हो गई है। क्या हो गई है, 4A पूरा गुणा है AX² + BX + C से कॉन्ग्रुएंट 4A × 0 मॉड्यूलो P। तो इधर कॉन्ग्रुएंस के इधर क्या हो जाएगा पूरा 0 और ये मॉड्यूलो P और ये आपका ये चल रहा है। इस वाले कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को एक बार यहीं छोड़ते हैं, इसकी नंबरिंग 2 कर दी। अब आगे जो है हम ये देखते हैं, जो यहाँ पे 4A × AX² + BX + C है इसको साइड में लेके आते हैं और यहाँ पर इसको 4A × AX² + BX + C को हम क्या लिख सकते हैं,
इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से पहली टर्म जो है वो क्या आएगी 4a² x², वो आपको इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तब मिल जाएगा। आगे यहाँ पे क्या टर्म आएगी b² जो कि इधर है नहीं, तो यहाँ पे -b² कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए। अगली टर्म यहाँ पे क्या आएगी 4a इंटू bx, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी जब इन दोनों का गुणा करेंगे। 2ab वाली टर्म में आपके पास क्या आएगा 4abx, तो ये टर्म यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर बची हुई जो है -+4ac उस वाली टर्म को हमने यहाँ पे ले लिया, तो इस वाले रिलेशन को हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमने इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब हम जो है ये वाला जो फैक्टर है वो इसके इक्वल होता है, इसको हम पीछे वाले कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 2 में ले जाके रखना चाहते हैं। तो इक्वेशन 2 आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन 3 की हेल्प से। यहाँ पे 4a इंटू ax² प्लस bx प्लस c की जगह हम क्या लिख देंगे 2ax प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac, कॉन्ग्रुएंट में 0 चल ही रहा है, मॉड्यूलो में क्या है p, तो आपकी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी इस वाली फॉर्म में। यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या कर दिया b² माइनस 4ac को ऐड कर दिया, तो इधर तो क्या बचेगा सिर्फ 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b² माइनस 4ac, यानी इस वाली इक्वेशन को हम इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी 4। यहाँ पे जो है हमारे पास जो 2ax प्लस b है इसमें वेरिएबल है, तो इसको 2ax प्लस b को हमने क्या नाम दे दिया y, तो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी इक्वेशन क्या हो जाएगा y², और इधर आपका जो b² माइनस 4ac है इसको हमने क्या नाम दे दिया d, तो इक्वेशन 4 जो है इन दोनों y और d को यूज करने से क्या हो जाएगा y² कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो p, यानी आपके पास एक नया जो है द्विघात सर्वांग सम रिलेशन बन गया इस वाली फॉर्म में। लेकिन फ़र्क क्या है, आपका ये वाला जो है वो रेखिक द्विघात समीकरण की फॉर्म में था, ये वाला आपका नॉर्मल किस वाली फॉर्म में है y² कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो p। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है तो आप ये रिलेशन जो है वो डिराइव कर सकते हो। अब रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपका जो दी हुई इक्वेशन है इसका जो है वो हल विद्यमान है, यानी आपने कहा x = x0 जो है वो आपकी इक्वेशन 1 जो दी गई द्विघात समीकरण है उसका हल द्विघात सर्वांग समता है, उसका हल क्या है x = x0। अगर इक्वेशन 1 का हल है तो इक्वेशन जो आपकी 5 लास्ट में बनी उसका हल क्या होगा y, और y की वैल्यू क्या होगी 2ax प्लस b, यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट कर दोगे x0। तो अगर दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन x = x0 है तो 2ax0 प्लस b ये किसका सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन 5 का। और अगर आपके पास इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, आपको पता है कि y की वैल्यू क्या है, यानी y की वैल्यू y0 आपको पता है कि इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन है, तो आप क्या कर सकते हो 2ax प्लस 2ax जो है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास आपको y इस वाले इक्वेशन में y नोन है, y की वैल्यू क्या है y0, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो 2ax = क्या हो जाएगा y0 माइनस b, तो 2ax कॉन्ग्रुएंट y0 माइनस b मॉड p आप रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0, 0 को p डिवाइड करेगा, तो आप 2ax कॉन्ग्रुएंट y0 माइनस b लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको x0 पता है यहाँ से तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो इस वाले रिलेशन से, और अगर आपको इसका हल पता है y0 तो आप जो है इस वाले रिलेशन के हेल्प से x की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि क्या होगा इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन। यानी कि इसका हल अगर विद्यमान है तो इसका भी हल विद्यमान होगा, और अगर इसका हल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता है तो इसका भी सॉल्यूशन आपको पता होगा। तो हमने क्या पढ़ा, अगर हमारे पास इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का हल जो है x0 हमें पता है तो हम इस वाले रिलेशन के हेल्प से y0 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो इस वाले इक्वेशन का हल होगा, और अगर हमें इसका हल पता है y0 तो हम इस वाले रिलेशन के हेल्प से x0 का पता लगा सकते हैं जो कि आपके इस वाले क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का क्या होगा हल होगा। अब इस वाली पूरी थ्योरी को जो है हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे जिससे कि कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है 5x² माइनस 6x प्लस 2, ये हमारा एक द्विघात इक्वेशन है, कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 13, यानी p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13। अगर हम कंपेयर करें तो
अगर हमें जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c उससे कंपेयर करें तो आपकी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि 5, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 13। दूसरी हमने देखा था p के पास p जो है दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक तो वो ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरी बात उसका a के साथ जीसीडी क्या आना चाहिए 1। तो 5 का 13 के साथ जीसीडी क्या है 1 है, यानी कि आपकी जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस वाला जो है वो प्रॉब्लम दी हुई है, तो हम इसको पिछली वाली थ्योरी से सॉल्व करते हैं। वहाँ पे हमें पता है हमने इस वाली इक्वेशन को लास्ट में जो है वो रिड्यूस करके जो है हमने दूसरी वाली फॉर्म में लिख लिया था। वो फॉर्म हमारी क्या थी, y² कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो p, और वहाँ पर d की वैल्यू क्या थी b² - 4ac। तो यहाँ पे हमें a b c की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d = हमने क्या माना था b² - 4ac, यहाँ से a b c की वैल्यू रखेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। b आपका -6 है तो b² 36 हो जाएगा। 4 इंटू a करेंगे, a 5 है 20 और c से मल्टीप्लाई करेंगे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। अब हम जो है y² कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो p में d की वैल्यू रखते हैं, तो ये वाली इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या आ जाएगी, d की और p की दोनों की वैल्यू इसमें रखते हैं तो आपकी ये इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या आ जाएगी y² कॉन्ग्रुएंट -4 mod 13। इस तरह की इक्वेशंस को जो है हम वैल्यू पुट कर करके y के अजम्पशंस मान के ट्राई एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी इक्वेशन थी y² कॉन्ग्रुएंट -4 mod 13, इसको मैंने लिख लिया y² कॉन्ग्रुएंट 9 मॉड्यूलो 13। ऐसा क्यों, क्योंकि y² -4 के कॉन्ग्रुएंट है और -4 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है 9 के, क्योंकि -4 - 9 करेंगे तो -13 होगा, -13 को 13 डिवाइड करता है। तो y² -4 की कॉन्ग्रुएंट है, -4 9 की कॉन्ग्रुएंट है, बेस दोनों का सेम है 13, तो मैं यहाँ पे y² को कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ 9 के। तो y² कॉन्ग्रुएंट 9 मॉड्यूलो 13 जो है इस इक्वेशन की ये दूसरी वाली फॉर्म हो गई। अब यहाँ से हम y की जो है वो कुछ मान हम ट्राई एंड एरर मेथड से वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर y की वैल्यू हम जो है 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 - 9 करेंगे तो 0 0 को 13 डिवाइड करेगा तो एक y की वैल्यू क्या होगी 3, और वहाँ पर दूसरी वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, अगर 10 लेते हैं तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 - 9 करेंगे 91 होगा, 91 को 13 डिवाइड करता है तो y की दूसरी वैल्यू क्या होगी 10। तो आपके पास यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के दो हल मिल गए, y के दो मान मिल गए 3 और 10। अब हमने पिछले वाली जो थ्योरी है उसमें ये पढ़ा था कि अगर y² कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो p का सॉल्यूशन विद्यमान है और आपको पता है तो आप दी हुई इस तरह की जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है उसका हल भी जो है निकाल सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे y0 की दो वैल्यू है और हमने क्या कहा, यदि y कॉन्ग्रुएंट y0 यानी y = y0 जो है वो इस वाली इक्वेशन का एक हल है, तो हम क्या करेंगे 2ax कॉन्ग्रुएंट y0 - b मॉड्यूलो p, इसको सेटिस्फाई करने वाले x की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे और ये सभी x जो है वो द्विघात जो दिया हुआ रिलेशन है उसके भी क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि हमने इसके जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम सबसे पहले y0 - b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे y0 - b की हमने वैल्यू निकाल ली, तो y0 की वैल्यू आपके पास 2 है 3 और 10, तो y0 - b के भी दो मान आएंगे। यहाँ पे y0 की पहली वाली वैल्यू हमने रख दी 3 और b की वैल्यू क्या है -6, तो ये क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर y0 की अगली वैल्यू 10 रखी तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे 16। तो y0 - b के आपके पास दो मान मिल गए आपको, इसका मतलब ये वाले रिलेशन भी दो बनेंगे। पहला रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू 5 है तो 2a कितना हो जाएगा 10x, तो इधर तो क्या चलेगा 10x और इधर क्या हो जाएगा y0 - b की पहली वैल्यू क्या है 9 और दूसरी वैल्यू क्या है 16, मॉड्यूलो p जो आपका है 13, यानी कि 10x कॉन्ग्रुएंट 9 मॉड्यूलो 13 ये एक रिलेशन ये हो गया और 10x कॉन्ग्रुएंट 16 मॉड्यूलो 13 दूसरा रिलेशन ये हो गया। अब ये देखिए, ये पिछली वाली थ्योरी को पढ़ने से ये फायदा हुआ कि आपका दिया हुआ द्विघात सर्वांग समता जो है रेखिक सर्वांग समता में कन्वर्ट हो गया। आप इनकी वैल्यू जो है वो इनके लिए x के मान निकालिए, वो आपके क्या हो जाएंगे दिए द्विघात सर्वांग समता के हल हो जाएंगे। और रेखिक सर्वांग समता लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के मेथड हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर पहले वाले रिलेशन में x की वैल्यू जो है आप
10 रखो, ये आप ट्राई एंड एरर मेथड से खुद भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो x की वैल्यू जब 10 रखेंगे तो क्या आएगा, 100 माइनस 9 करेंगे 91 आएगा, 91 को 13 डिवाइड करेगा तो x की एक वैल्यू पहली वाली इक्वेशन के लिए क्या होगी 10, और अगली वाली इक्वेशन में आप देखिए अगर x की वैल्यू 12 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 120 में से 16 माइनस करेंगे 104, और 104 को 13 डिवाइड करेगा तो आपके पास दो मान आ गए, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 10 एंड 12। तो ये हमारे दी गई द्विघात सर्वांक समता की क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमने ये जो हमने पिछले वाले पेज में जो थ्योरी पढ़ी उसको पढ़ने का ये बेनिफिट हुआ कि हमें क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ था, लेकिन हमने इसको सॉल्व नहीं किया, हमने वाई स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट डी मॉड्यूलो पी जो कि कंपैरेटिवली इजी इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व किया, और इसके हेल्प से हमारी जो इक्वेशन है वो हमें रेखिक सर्वांक समता मिल गई, और उनको सॉल्व करने से हमें क्या मिल गए, दी हुई द्विघात सर्वांक समता के सॉल्यूशन मिल गए। तो हमारी इस वाले मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं बिना उसको सॉल्व किए। तो इसके और भी क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे, उनको आप जो है वो सॉल्व करके देखिए। अगर इस मेथड में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो अगर आपको मॉड्यूलो में p जो है वो इस तरह से दिया हुआ है कि वो ऑड प्राइम नंबर है और उसका a के साथ जीसीडी 1 है, अगर p इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए आपको इसी मेथड का यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको d का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली इक्वेशन, कुछ इक्वेशंस है जो आपको जो है याद होनी चाहिए। इसके आगे जो है हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, जिसको हम कहते हैं द्विघात शेषफल। ये क्या होता है, ये डेफिनेशन दी हुई है इसकी, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाद में जो है हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेंगे। डेफिनेशन क्या है, p आपका एक ऑड प्राइम नंबर है और a जो है दूसरा इंटीजर है, और a किस तरह से है कि a का p के साथ जीसीडी क्या है 1 है। तो आपके पास दो इंटीजर हो गए, एक तो p हो गया जो कि ऑड प्राइम नंबर है, और दूसरा क्या हो गया a हो गया जिसका p के साथ जीसीडी क्या है 1 है। अब आपने इन दोनों की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है द्विघात सर्वांक समता बनाई, वो क्या है एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो p। ये जो है आपकी द्विघात सर्वांक समता हो गई। अगर इसका कोई हल विद्यमान होता है, भाई x यहाँ पे अननोन है, अगर x की वैल्यूज़ आपको इंटीजर्स में मिल जाती है तो हम कहेंगे a जो है वो p का क्या होगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। यानी कि a जो है वो p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। यहाँ पे x की क्या वैल्यू आती है, कौन सा इंटीजर आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस x का मान आपको इंटीजर में मिलना चाहिए। अगर इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, x की वैल्यू इंटीजर मिल जाती है, तो a जो है वो p का क्या होगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। लेकिन अगर इसका कोई हल विद्यमान नहीं है तो a जो है वो p का क्या हो जाएगा, नॉन रेजिड्यू, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। तो ये आपके डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड नॉन रेजिड्यू की। अगर p जो है आपका ऑड प्राइम नंबर है और a जो है इस तरह से इंटीजर है कि a का p के साथ जीसीडी 1 है, तो आपने ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बनाना है एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो p, और इसको सॉल्व करके देखना है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, x की मान कुछ भी आपको इंटीजर्स में मिल जाता है, तो a जो है वो p का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, और सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेजिड्यू। अब ये वाला जो डेफिनेशन है ये हम एग्जांपल के थ्रू p इज इक्वल टू 13 के लिए करेंगे। यहाँ पे p की वैल्यू हमने ले ली 13 जो है वो ऑड प्राइम नंबर है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है, 1 से 12 तक के जितने भी इंटीजर है उनमें से कौन कौन से 13 के द्विघात शेषफल है, रेजिड्यू है, और कौन कौन से नॉन रेजिड्यू है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको 13 के यहाँ पर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। किस तरह की बनानी पड़ेगी, जिसमें हमेशा मॉड्यूलो में क्या रहेगा 13, और इधर आपके क्या रहेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट करके वो सारे क्या हो जाएंगे a, और a जो है वो क्या हो जाएंगे 13 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। तो हमने यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट 1 हो जाएगा मॉड्यूलो 13 के साथ। 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड्यूलो 13। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, मॉड्यूलो 9 कॉन्ग्रुएंट 9 मॉड्यूलो 13। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा
16 मॉड्यूलो 13 अप्लाई करने के बाद कितना बचेगा 3, और 5 का करेंगे 25 मॉड्यूलो 13 के बाद 12 बच जाएगा। 6 का करेंगे 36 जो कि 13 के बाद कितना हो जाएगा 10। इसके बाद 7 का करेंगे 49 पे मॉड्यूलो 13 अप्लाई करेंगे 10 बचेगा जो कि 6 स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। इसके बाद जो है 8 का करेंगे 64 पे जब आप मॉड्यूलो 13 अप्लाई करोगे तो 12 आएगा जो कि 5 स्क्वायर के इक्वल ही है। और फिर आप यहाँ पे 9 का करोगे 10, 11, 12 यानी 1 से लेकर 12 तक का सबका हमने स्क्वायर कर लिया और इधर जो आपके इंटीजर आ रहे हैं उनको आपने नोट कर लिया। अब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इस वाले पूरे सिस्टम को कंपेयर करो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी से, तो आप ये देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी जो है वो क्या है एक्स की वैल्यूज़ है। ये सब क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को, और इधर जो आपका आ रहा है ये सब क्या है ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर आप इनको लेते हो और ए अगर इनको लेते हो तो आपके पास एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी के क्या है सॉल्यूशन विद्यमान है। इसका मतलब इन सब ए के लिए ये सभी ए जो है वो 13 के क्या होंगे रेसिड्यू। तो हमने क्या लिखा, इधर जो भी इंटीजर्स आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं 1 ये इनको अगर हम सीक्वेंस लिखे तो 1, 3, 4, 9, 10, 12 ये सारे क्या हो जाएंगे द्विघात शेषफल रेसिड्यू। और इनके अलावा जो बचे हुए इंटीजर है 2, 5, 6, 7, 8, 11 ये सारे क्या हो जाएंगे नॉन रेसिड्यू। तो ये जो है एग्जाम्पल है किसी भी इंटीजर का। इंटीजर कैसा होना चाहिए ऑड प्राइम नंबर, किसी भी ऑड प्राइम नंबर के क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और नॉन रेसिड्यू निकालने का ये एक मेथड है। तो आपको इस मेथड को जो है 17 के लिए अप्लाई करना है और ये वाला क्वेश्चन करना है कि 17 के जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है वो 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16 होते हैं। ये आपको करके देखना है। और एक और क्वेश्चन है कि यदि 3 जो है वो 23 का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, आपको ये शो करना है 3 जो है वो 23 का तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है लेकिन 31 का क्या होता है नॉन रेसिड्यू। तो इन दो क्वेश्चंस को आप करके देखिए, मेथड जो है आपका यही रहेगा। इसके बाद एक छोटा सा रिज़ल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। रिज़ल्ट क्या कहता है, जैसे आपने यहाँ पे 13 के क्या किए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालें और वो सारे ये आए। आप यहाँ पे नोट कीजिए 2 पेयर है 3, 4, 9, 10 यानी इंटीजर्स के 2 पेयर है जो कंटिन्यूस आ रहे हैं। 13 के जो हमने शेषफल है रेसिड्यू है उनमें 3, 4, 9, 10 2 आपके पास इंटीजर्स के पेयर है। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि जब आप किसी भी प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर के रेसिड्यू निकालते हो तो उन रेसिड्यूज़ में कितने पेयर होते हैं इंटीजर के, तो उसका फॉर्मूला है 1/4 इंटू p माइनस 4 माइनस 1 की पावर p माइनस 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो जितने इंटीजर आपके पास आते हैं, जैसे यहाँ पे p की वैल्यू 13 लेके इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ रही है 2, यानी कि 13 के रेसिड्यूज़ में जो है वो 2 पेयर होंगे और 2 ही है 3, 4 और 9, 10। तो ये जो छोटा सा फॉर्मूला है वो ये पता करने के काम आता है कि किसी भी प्राइम नंबर के रेसिड्यूज़ में इंटीजर्स के कितने पेयर होंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपने सॉल्व करके रेसिड्यू निकाले हैं वो सही है या नहीं है। अगर उनमें उतने ही पेयर है जितने इस फॉर्मूले से आने चाहिए तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है सही है। अब आप यहाँ तक का पढ़ के देखिए और यहाँ तक का कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।